केवला वल्लभ पंत जी हैं, वो रहते थे यहाँ पे। रहते थे कुछ समय तक। बिटियाओं की शादी इसी घर से की उन्होंने। 3 बिटियाओं की शादी, उसके बाद उनका बेटा ग्रेजुएशन के बाद भर्ती हो गया एयरफोर्स में, और बाद में वो अकेले पड़ गए थे यहाँ पे, तो उन्होंने भी हल्द्वानी में घर बना लिया और अभी हल्द्वानी में रहते हैं। अब उनकी भी एज करीब 70 के आसपास है। तो मेन जो स्वास्थ्य जो समस्या है, स्वास्थ्य और शिक्षा, उसी को लेते हुए लोगों ने यहाँ से पलायन किया। स्वास्थ्य और सुविधाओं का अभाव तो पलायन का जो मेन कारण है ही है। स्वास्थ्य और जो शिक्षा है वो मुख्य। स्वास्थ्य शिक्षा दो चीज, और दूसरा रोजगार। मैं यहाँ पहले आता था, जो केवला पंत जी यहाँ पे रहते थे, तो वो अपना जो पूरा भरण पोषण है उनके यहाँ पे, आपके केले का बहुत अच्छा बगीचा था यहाँ पे, और उसके बाद उनके यहाँ पे जो फसल होती थी, धान जैसा जो फसल होती थी बेहतरीन होती थी, खास तो उनका पूरा अपना यहाँ पे उन्होंने यहीं पे रहते हुए, और कोई उनका ऐसा रोजगार का कुछ साधन नहीं था, खेती बाड़ी से उन्होंने हल्द्वानी में जमीन ली। अच्छा। हाँ, हल्द्वानी में जमीन ली, और बेटा भी सर्विस में आ गया था, तो कुछ बेटे ने कुछ किया सहयोग, उन्होंने वहाँ पे अपने लिए एक ठिकाना बना लिया। वो कहते हैं मेरी आत्मा यही है, खाली शरीर है मेरा वहाँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ इसलिए कि मेरा स्वास्थ्य उतना बढ़िया नहीं है, और बच्चे की भी जिद है कि मतलब वहाँ बूढ़े लोगों को ला पाना, बाहर है, तो अगर कुछ दिक्कत होती है तो देखिए आसपास जो घर है वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। हाँ। बगल वाला जो घर है, हाँ, ये महाकाली मंदिर के पुजारी लोगों का है। पुजारी, ये बगल वाला। हाँ, ये भी है, और ये जो नीचे वाला जो घर है, चलिए यहाँ भी चल सकते हैं। हाँ, यहाँ पे चलेंगे। में खेतों में नहीं है। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। ऐसा है, हमारे जो पूर्वज थे वो आंध्र प्रदेश में रहते थे पहले, वो आंध्र से फिर उनकी परिवार जो है वो आगे नेपाल,
तो नेपाल से होते हुए फिर नेपाल में बसने के बाद फिर हमारे जो पूर्वज थे नेपाल में से एक आदमी आया वहाँ से, वो मुंशी, उनको मुंशी कहते थे ना, मुंशी राम जोशी थे। मुंशी राम जोशी, हाँ। तो मुंशी राम मूल पुरुष हुए, आपके मूल पुरुष मुंशी राम जोशी। मुंशी राम जोशी हमारे आज पुरुष थे। वो यहाँ से केदारनाथ की यात्रा के लिए आए। तो पैदल होते होते नेपाल से पहुँचते पहुँचते वो पोखरी के गांव में पहुंचे। तो पोखरी के गांव में उसमें बहुत भरा था भी उसमें भी। तो पोखरी गांव में रहते थे आपके पजाल रहते थे। अच्छा। और भट्ट रहते थे, धराड़ी में धरार रहते थे। पांडे गांव में पांडे लोग रहते थे। और भटना में भटना है भट्ट, तो भटना में रहते थे भट्ट लोग। तो उसके बाद वो चले गए आगे को। जाते जाते वो दिनों था मणिकेश्वर राजा का, मणिकेश्वर मणिकोटी चंद्र राजा थे, मनकोटी राजा, मनकोटी राजा। तो मनकोटी आप यहाँ से पैदल चले वो अवरुण होते हुए जाते जाते दशाईदल होते हुए मनकोटी राजा के पास पहुंचे। वहां पहुंचे नहीं तो मुंगोरू गांव, मुंगोरू नाम का एक क्षेत्र है वहां पर। तो जब वहां पर पहुंचे तो उन दिनों पानी की बड़ी समस्या थी। तो उनने वहां जो कामदार जो राहगीर थे उनसे पानी मांगा। तो चंद्र जो राजा था तो उन्होंने कहा कि भाई हमें पानी पिलाओ। काम पत्र भी मिला था हमको, हमारे बुजुर्ग को, मनकोटी राजा की तरफ। तो मनकोटी राजा के कर्मचारी जो थे काम कर रहे थे वहाँ। तो उन्होंने उनसे पानी मांगा तो पानी उपलब्ध था नहीं। तो उन्हें अपनी समस्या सुनाई कि भाई यहाँ पानी है नहीं, कुछ है नहीं, अब हम आपको पानी नहीं पिला सकते। तो उनके पास कटार थी। तो मुंगोरू नाम के जगह पर उन्हें कटार मारी। गुरुपद मिला, गुरुपद दिया उन्होंने। तो कटार मारे तो कटार मारते ही वहाँ पानी का फवारा आ गया जमीन से। अच्छा। हाँ, वो सत्य घटना है। अभी भी वो पानी मौजूद है, वहां से जाते हैं, ठंडा पानी है। अच्छा, अभी मिलता है पानी। वो बालादर जोशी था उनका नाम, बालादर जोशी। बालादर। ये कौन हुए आपके? वो हमारे बुजुर्ग हैं। मुंशी है, मुंशी राम ठहरे फिर बालादित्य हुए शायद। मुंशी राम ठहरे फिर बालादित्य जी आए। वो तीर्थ यात्रा बालाजी आए। बालादर जी हमारे उससे आ गए पीढ़ी से। फिर जो ये सॉरी गलत हो रहा है, मुंशी के वो ठहरे उनके बालाजी जी आए थे। जो परिवार आए ना मुंशी राम और बालाजी। फिर राजा ने कहा सब कुछ आपका, आपको क्या चाहिए मांगिए मुझसे। मांगने नहीं आ रहा हूँ, वो तो तीर्थ आदमी मैं तो कुछ देना है आपको, आप कहिए। उनका देना ही है तो मैं यात्रा के इसमें पुष्करी गाँव, उसमें ये पोखरी को पुष्करी करती। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, इसका जो मूल नाम है वो पुष्करी हुआ। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे वो है फील्ड जैसा है, यहाँ पर थली कहते हैं उसको, यहाँ से दिखाई दिया थली है। यहाँ पर तालाब था जैसा नैनीताल का झील है, ऐसा झील था। पोखर इसको कहते हैं। वो मिट्टी से छप गया। पोखरी पुष्कर से भी पोखरी होगी। वैसे पुष्कर हुआ। तो उन्हें का हमारे बुजुर्ग लोग या हम लोग अपने उसमें पुष्करी ही लिखते हैं। पुष्करी लिखते हैं। अभी भी पोखरी लिख के पोखरी लिखते हैं ब्रैकेट में ना, लेकिन पुष्करी है। तो पुष्करी मतलब पोखर होने से पुष्करी हुआ। तो पुष्करी से बिगड़ते बिगड़ते पोखरी हो गई। तो उसके बाद इन्हें कहा ठीक है, अगर तुमने देना ही है तो मुझे पुष्करी गाँव बड़ा अच्छा लगा। एक भाई के दूसरा भाई का तीसरा बढ़ते 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 ये गांव इतना बड़ा गांव बन गया कि पिछड़ागढ़ में इसके बराबर कोई गांव अभी भी नहीं है। अभी भी अगर यहाँ हमारी विरासत आए तो आप लगाए कि अगर हमारे संपूर्ण आ जाए यहाँ तो यहाँ जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, सारे आ जाए? हाँ, जगह नहीं मिलेगी। अभी भी आप देखिए सारे घर और दरवाजे बंद हैं, ताले हैं। और एक और किसी को तो ये भी पता नहीं कि हम आप पोखरी में कहाँ मेरा घर है। नहीं पता। बहुत दूर दूर तक विदेशी तक बसे हैं। आज यहाँ पे श्राद्ध था। किसका श्राद्ध था? श्राद्ध किसका था? पिताजी का श्राद्ध था। तो सौभाग्य से पितृभोज खाने का सौभाग्य मिला। ये हर किसी को नहीं मिलता है। हम कोई निमंत्रण नहीं था, कोई आमंत्रण नहीं था। ये सब पितरों की कृपा है, पितरों का आशीर्वाद है। तो ये हमें सौभाग्य मिला पोखरी गांव में।
आपसे ज्यादा सौभाग्य मेरा हुआ। क्या बात है, बहुत अच्छा। देखिए मुझे उसके दिन पितरों की चर्चा हो रही है। पितरों के दिन पितरों की ही चर्चा हो रही है, आपके मूल पुरुष की चर्चा हो रही है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बना बोलो। आपके पिताजी हुए, दादाजी। हाँ खेत दिख रहे हैं। हाँ और फल फूल की भरमार हुई। हाँ। ये क्षेत्र ऐसा है सर ना। हाँ आप ये जो आपका जजूट दिखा मैंने, हाँ। गुमानी पंत का गांव, हाँ हाँ हाँ, वहाँ से लेके नीचे तक, हाँ। ये मतलब इसको कहते हैं कुमकुम भूमि। कुमकुम भूमि। इसमें कोई ऐसा फल नहीं है जो इसमें नहीं होता है। सेब भी होते हैं यहाँ। अच्छा सेब भी होते हैं, आम भी होता है, अमरूद भी होता है, हाँ जबकि बांस भी है यहाँ पे। अच्छा और चीड़ भी है। देखिए ये तुम के पेड़ है। तून दिख रहा है यहाँ महानीम। यहीं पर आपके आम भी है, ऊपर को पूरा 5 का जंगल है। हाँ हाँ हाँ। तो ये बहुत विशिष्ट क्लाइमेट है। यही बंजर हो गया था, सुधारा फिर मंदिर। अच्छा ये बंजर हो गया था, ये सही किया आपने। काफी लोगों को क्या है कि अपने घर को सुधारा। भी बहुत बढ़िया, बहुत सही बात है। यही संदेश जाना चाहिए, चाहे कहीं रहे, ये संदेश जाना चाहिए। हाँ मतलब इस पीढ़ी में इन्होंने पहले सुधारना शुरू किया, फिर और लोगों ने भी ये टीन, किसी ने टीन डाल दी, किसी ने वो डाल दिया। जबकि ये तो बहुत नजदीक है ना। हाँ ये मतलब दिन में यहाँ पूजा पाठ करके अपने गंगुलियार जा सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं यार यहाँ सुकून है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से यहाँ रहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर समय मिलता है यहाँ रहते हैं। चलिए ये संदेश है, जो पलायन से लोग बाहर जा चुके हैं, ये उनके लिए संदेश है सर, है ना। संदेश है। हाँ अपनी मिट्टी को, अपनी धरती को, अपने मूल को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन जैसे कोरोना में आपने देखा आपदा भी कैसी मची, वापसी आए सब लोग। ऐसा ही वक्त आएगा, 10 सालों में नहीं आएगा, 15 सालों में नहीं आएगा, 20 सालों में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा वक्त आएगा लोग अपने घरों को दौड़ेंगे, क्योंकि शहरों में रहने लायक नहीं होगा, है ना। चलिए नमस्कार। ये देखिए एक घर ये है। नमस्कार सर। वाह क्या बात है, बेहतरीन आर्किटेक्चर वाले मकान है। लेकिन ये वैद्य भी है, एक्स आर्मी वाले। अच्छा सर वैदिक रूप में वैद्य का काम पिताजी करते थे, बाद में ये अरे वाह से आने के बाद वो करते। चलिए क्या बात है, बहुत शानदार बागली है। देखिए तुलसी की, वाह पूरी तुलसी की खेती कर रही है इन्होंने आंगन में अपने, राम तुलसी की, वाह जी वाह। लगभग इस परिवार के राजेंद्र जोशी है ना, वो DRDO में साइंटिस्ट रहे। और आपका जो दक्षिणी गंगोत्री है, अब तो खत्म हो गया ना, तो उसमें वो वहाँ पे भी रहे, आर्कटिक में। अच्छा अंटार्कटिक में। अरे वाह, ये उनका मकान है, DRDO में रहे हुए। क्या बात है, क्या बात है। ये है पोखरी गांव, 1942 का है ये वाला। 43 भी लिखा है। हाँ लिखा भी है 1943 से ये लिखा है, ये हिंदी में लिखा है 2000। हाँ संमत 2000 लिखा हुआ है, ठीक है ठीक है। संमत 2000, ये यहाँ पर 43 है। हाँ संमत 2000, सन 1943। हाँ संमत अभी 79 चल रहा है ना, तो ये हाँ ठीक है। हाँ तो 80 साल पुराना, लगभग 80 साल पुराना, 80 साल पुराना। भारत छोड़ो आंदोलन के समय का है। अरे वाह क्या बात है। मतलब सर प्लान जो है ना हमारे पहाड़ों से, एक तो रोजगार, स्वास्थ्य और जो सुविधाओं की जो मूलभूत जो आवश्यकता हैं इन गांवों तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो इस कारण ये प्लान हो रहे हैं। और जो जैसे ये वाला मकान है, ये सब बाहर, ये सारे लोग बाहर रोजगार के लिए गए हैं। और क्योंकि बेसिक जो नीड है वो रोजगार है, दैनिक जीवन को चलाने के रोजगार की जरूरत पड़ती है, और एजुकेशन है। हाँ एजुकेशन मेन है। तो ऐसे मकान आप आज 1 करोड़ रुपए में आपको देता हूँ, या आप मुझे दे दीजिए, मैं बना सकता हूँ क्या? सर ये तो मुश्किल है। उस 1 करोड़ रुपए में भी नहीं बन पाएगा। वो नहीं बन पाएगा सर, क्योंकि इसमें एक तो हमारा जो सांस्कृतिक जो धरोहर है जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो चीज जो हमारे पूर्वजों की जो वह है कल्पना, बिल्कुल कल्पना, जो उन्होंने मूर्त और अमूर्त रूप में दोनों कल्पना की और उसको साकार रूप दिया, वो अब नहीं हो सकता है। मैं एक बार, करोड़ रुपए आप मुझे दे दो, मैं मकान तो बना लूंगा, ये बाखली कहाँ से लाऊंगा, ये बुजुर्ग लोग कहाँ से लाऊंगा, अब उन लोगों का प्यार कहाँ से लाऊंगा, ये जो शानदार बाखली आपने ये बनी हुई है, ये जो है ये कहाँ से लाऊंगा? तो ये नहीं हो सकता, ये करोड़ रुपए में भी नहीं हो सकता। आप बिल्डिंग खड़ी कर लोगे, लेकिन नहीं हो सकता। सर मैं युवाओं को यही कहूंगा कि यदि जो रोजगार की जो मेन जो थीम है, जो हमारे पहाड़ों में नहीं है, उसमें यदि युवा स्वरोजगार की ओर आए और अपना खुद का व्यवसाय अपनाएं, और जो दूर के लोग हैं, जो यहाँ से दूर चले गए, उनको गांव तक खींचें।
जिसमें मुझे भी एक सुझाव दिया या उन्होंने बताया कि इन घरों को होम स्टे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या वो भी? सर होम स्टे में किया जा सकता है, बशर्ते कि जो यहाँ के जिनका वो पैतृक संपत्ति है उनकी अनुमति हो। हाँ, वही मतलब अनुमति लेकर अनुमति लेके हो सकता है, क्योंकि एक तो ये चीजें सुरक्षित रहेंगी, रोजगार भी मिलता रहेगा लोगों को, और हमारी जो पुरानी चीजें हैं जो गांव के गांव उजाड़ होते जा रहे हैं तो वो कम से कम जिंदा रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और इस वीडियो के माध्यम से मेरा भी यही संदेश है कि जो अपने युवा हैं हमारे, तो अपनी पवित्र देवभूमि के जो घर हैं उनको छोड़कर ना जाएं, और अगर जो चले गए हैं वो कभी कभी वापस यहाँ आते रहें सर। बिल्कुल सर। मेन कारण है वो शिक्षा दीक्षा का है। जो लोग पहले से गए हैं उनका रोजगार का है, जो पहले से रोजगार का है। तो जब हमारे यहाँ पे कोई हमारा सांस्कृतिक जो कार्यक्रम रहते हैं यहाँ पे, चाहे शादी विवाह मुंडन अन्य चीजें, तो उस समय लोग चाहते हैं कि मैं अपने पैतृक जगह पे करूँ। जैसे हम लोग इस बार दारमा वैली गए ना, तो दारमा वैली में जिस दौर में हम लोग वहाँ गए पंचाचूली बेस पे, तो वो लोग मूल जिनके गांव थे वो सारे परिवार के परिवार आए हुए थे। लेकिन उतने लोगों के लिए रहने की 300-400 लोगों के लिए रहने के लिए उस गांव में इसलिए व्यवस्था हो पाई, वो जितने भी छूटे हुए घर थे वो वेल मेंटेन है। इसका मेन जो कारण है होम स्टे है। इस बाखली के रहने वाले बाशिंदे हैं, उनके बाखली के मालिक हैं गोविंद प्रसाद जोशी जी हैं, जो कि वैद्य हैं और आर्मी रिटायर्ड हैं ये। तो इनके बेटे भी एसएसबी में हैं। तो इनसे मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, इतनी शानदार बाखली ये कैसे संस्थान है, क्यों वीरान पड़ी हुई है? मेन जो चीजें हैं या जो आवश्यकताएं जो हमारी थी, तो वो उनकी पूर्ति न होने के कारण तो हमारे जो ये गांव से पलायन हुआ। मुख्य रूप से मेरा विचार है कि जब से ये खासकर इस उत्तराखंड के लिए मतलब तब थोड़ा सा ध्यान दिया गया, जबकि 1962 में चाइना का वार हुआ, उससे पहले इस इलाके का कोई विकास नहीं है। अच्छा। तो अगर गवर्नमेंट पहले से ही इस इलाके को मतलब देख रेख करती, हो सकता है रोड या अन्य सुविधाएं देती, तो हो सकता है यहाँ से पलायन न हो, क्योंकि उससे पहले यहाँ पर न रोड थी न कुछ था, और लोग जो है मीलों दूर जाते थे, शादियां भी यहाँ पैदल होती थी। और खासकर हमारे जो फौजी रिटायर फौज में थे, तो तब वो घर भी नहीं पहुंचते, तो वहां पर ऐसी व्यवस्था बनाई जाती थी, अगर वो घर न पहुंचे तो उसमें उसकी फोटो लेकर के डोली में तो शादी हो जाती, और फिर जब वो दूल्हा घर आता था तो फिर तब वो उसकी परंपराएं निभाई जाती थी। ये होता था पहले। अब ऐसा है कि अब परिवर्तन होता गया धीरे धीरे। मेरे पिताजी से तो 1937 के रजिस्टर्ड वैद्य थे वो। अच्छा। 1937 की। तो उन्होंने अपना जो भी वो किया, अपना जड़ी बूटी के अपना मतलब लोगों का इलाज किया। अब ऐसा है कि कुछ हमारे बुजुर्गों की कमी ऐसी रही कि थोड़ा बहुत न तो हमने उनसे पूछा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है। जैसे मैं तो फौज में चला गया, मैंने तो घर आके थोड़ा बहुत उनसे ज्ञान लिया। तो इससे पहले मेरे जो छोटे भाई हैं वो आयुर्वेद के बारे में मेरे से ज्यादा जानते। तो पिताजी ने जो कुछ भी मेरे को मतलब अपना प्रशिक्षण दिया, तो उसके अनुसार मैं छोटे छोटे बच्चों को या ऐसे उसको मतलब अपने दवा के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा, उसमें यौगिक जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उससे, हाँ, तो उससे मिला करके उसमें बराबर समभाग जो मिलता है उसमें, तो उसके लिहाज से थोड़ा बहुत मैं छोटे छोटे बच्चों को या बड़ों को भी आयुर्वेद में ही मतलब थोड़ा बहुत दवा की कीमत, मामूली सी कीमत, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर बैठ के ये लोग सेवा, एक तरह से सेवा कर रहे हैं। मामूली सा एक दवा, केवल एक दवा की वैल्यू लेकर ये उपचार कर रहे हैं। ये भी एक उपकार का कार्य है, परोपकार का कार्य है ये।